Hi, this is class number 5 of General Studies Revision Prelims 2022। ये जो फॉर्मेट है ना, हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। पर जो कंटेंट सिलेक्शन है और उसका जो अप्रोच है, इसको अब अपन और ट्यून करते हैं स्पेसिफिक टू एग्जाम रिक्वायरमेंट। एक्चुअली अगर आप बेसिक्स भी अगर इससे कवर करना चाहोगे तो अब वो आप कर सकते हो। ओके, सो टुडे आज हम जानेंगे इकोसिस्टम से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इकोसिस्टम का कंपोजिशन एंड जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी के, उनको जानेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट एक्ट्स, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड 33। देन वी विल हैव सम क्विक फैक्ट्स ऑन पॉलिटी। दीज आर वन लाइनर्स जो मैनी टाइम्स ऑप्शंस एलिमिनेट करने पर और जो सिटर्स आते हैं उसके लिए ये बड़े यूजफुल होते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, लाला हरदयाल जी के बारे में जानेंगे। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है इसका कैरेक्टर क्या है। इस टाइप के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं पिछले कुछ टाइम पर काफ़ी देखने को मिले हैं। सो वी विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पॉलिसी जो आरबीआई की है एमपीसी, इसमें ये वर्ड्स हम अक्सर देखते हैं, कीवर्ड्स अकोमोडेटिव, न्यूट्रल, हॉकिश एंड कैलिब्रेटेड, इसको समझेंगे। देन हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जानेंगे और लोकटक लेख की बात करेंगे। तो 11 टॉपिक रहेंगे और ये सारे सब्जेक्ट्स के रहेंगे, बट अब ये और कैलिब्रेट करते हैं अपन टूवर्ड्स अवर स्पेसिफिक एग्जाम रिक्वायरमेंट, जिससे जो रिवीजन है बेसिक्स वो भी अच्छे से अपना हो जाए। ओके, तो जो टर्म है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम ये प्रपोज किया था ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट ए जी टेंसले ने, ए जी टेंसले, इकोसिस्टम 1935 में। ये रिप्रेजेंट करता है फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी एक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है इकोलॉजी का। क्या? इकोसिस्टम। अब ये एक फंक्शनल यूनिट है तो इसमें सारे टाइप के कंपोनेंट्स आएंगे। इसमें बायोटिक भी आएंगे और अबायोटिक भी आएंगे, मतलब लिविंग भी आएंगे और नॉन लिविंग भी आएंगे, बिकॉज ये एक फंक्शनल यूनिट है। तो इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और साथ ही साथ अपने एनवायरनमेंट से भी इंटरैक्ट करते हैं। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? फंक्शनल यूनिट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटरैक्ट ईच अदर एंड विद एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम को अब अपन डिफरेंट कैटेगरी में भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कुछ होता है सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट्स ऑफ लैंडस्केप होता है, जैसे पानी में टेरेस्ट्रियल, पानी में एक्वेटिक या जमीन पे टेरेस्ट्रियल। तो मतलब खुद ही वो पूरे को कंट्रोल कर रहा है, एक बैलेंस बना हुआ है इकोसिस्टम में। टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, फॉरेस्ट, ग्लान, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, ये सब हो सकता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन, एक्वेटिक मतलब होता है पानी। तो इक्वेटिक्स, ये जो सिस्टम है इकोसिस्टम, जमीन पे भी हो सकता है और एक्वेटिक भी हो सकता है। इसके डिफरेंट कैटेगरी है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक्वेटिक सिस्टम मतलब कि फ्रेश वाटर हो सकता है, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, ये खारा पानी नहीं है। सॉल्ट वाटर खारा पानी है, मतलब समुद्र से जुड़ा हुआ है, मैरीन एस्चुरीज एट्सेट्रा। एस्चुरीज क्या होती है आप बताना बाद में। एस्चुरीज और डेल्टा में डिफरेंस क्या होता है, एस्चुरी और डेल्टा। इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल मतलब फॉरेस्ट और सी, आर्टिफिशियल मतलब जैसे आपने एक्वेरियम घर पे रखा हुआ है या कहीं एग्रीकल्चर कर रहे हैं, गार्डन है, किचन गार्डन है, ये आर्टिफिशियल हो गया। एंथ्रोपोजेनिक है। ओपन सिस्टम क्या होता है? जो कॉन्टिन्यूअस है। वेरिएबल मतलब इसमें एनर्जी और मास इन भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है, तो दिस इज एन ओपन, क्लोज्ड नहीं है। एनर्जी और मास एक्सचेंज हो रहा है तो वो ओपन सिस्टम है। यूजुअली सारे ओपन सिस्टम ही होते हैं। ओके, तो अर्थ जैसे बायोस्फीयर, इकोस्फीयर है, ये ओपन सिस्टम होता है। अब इसमें हमने देखा ना, अबायोटिक और बायोटिक होता है। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग। तो इनके रिलेशंस होते हैं। बायोटिक अबायोटिक में इंटरैक्शन होता है। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? ये कंप्लीटली ड्रिवन बाय नेचर है। सोलर रेडिएशन, फॉरेस्ट, ओशियन, ग्रासलैंड्स, लेक्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, ये सब एक टाइप ऑफ इकोसिस्टम है। इसमें जो सोर्स ऑफ फूड, फ्यूल, फॉडर और मेडिसिन भी हम लोगों को प्रोवाइड होता है, तो ये नेचुरल हो गया। मैनमेड में क्या होता है? इसमें हम डिपेंडेंट है सोलर एनर्जी, जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड हो गया, एक्वाकल्चर पॉन्ड्स हो गया। यहाँ हम
कर तो अल्टीमेटली तो सन इज द सोर्स, बट सन से हमने से फॉसिल फ्यूल्स कोल एंड पेट्रोलियम लिया और उससे हम डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो मैन मेड इकोसिस्टम हो गया। तो ये क्या कीवर्ड्स एसेंशियल हुए? इकोसिस्टम बाय A.G. टेंसले। इकोसिस्टम फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और इंटरैक्ट करते हैं आपस में भी और एनवायरनमेंट से भी। सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ सस्टेनिंग हो सकता है, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, ओपन और क्लोज हो सकता है, अबायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट है, नेचुरल और मैन मेड इकोसिस्टम है। ओके, अब ये सेकंड पार्ट हमने पहले भी देखा था, इकोसिस्टम की कंपोजिशन। अबायोटिक, बायोटिक। अबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ नहीं है, अबायोटिक। ऑपोजिट पढ़ते हैं ना अपन, अबायोटिक। तो इसमें क्या हो गया? टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, लाइट, ह्यूमिडिटी, फिजिकल कंपोनेंट, तो ये हो गए अबायोटिक। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जैसे गैसेस हुआ, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अबायोटिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं बट उनमें लाइफ नहीं है, डेड बॉडीज, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब हो गए अबायोटिक। अबायोटिक। बायोटिक के कंपोनेंट हमने पढ़े थे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या थे? जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ग्रीन प्लांट्स। कंज्यूमर क्या थे? वो इनको खा रहे थे, हेट्रोट्रोफ्स थे वो। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट थे। अब इसकी भी 4 कैटेगरी थी कंज्यूमर्स की। पहली थी प्राइमरी, जो डायरेक्टली ग्रीन लीव्स खा रहे हैं, जैसे कि ये सारे हो गए हर्बीवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स थे जैसे कि लायन, टाइगर एट्सेट्रा। फिर टर्जरी हो गए, फिर नेक्स्ट लेवल पे आ गए, फिर ओमनीवोर हो गए जो इन सबको खा रहे हैं। तो इस तरीके से लेवल था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, ओमनीवोर्स। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ओमनीवोर्स कहलाते हैं, बिकॉज हम ग्रीन भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। सो ये हो गए ओमनीवोर्स। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी और ओमनीवोर्स। थर्ड जो होता है वो होता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर में क्या होता है? वो लोग होते हैं जो प्लांट्स, एनिमल्स जब डेड हो गए तो उनको वापस बेसिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो कहलाते हैं डिकम्पोजर। जैसे कुछ बैक्टीरिया और फंजाई। ये रिड्यूसर हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स हैं, सैप्रोब्स हैं ये डिकम्पोजर। ये न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक रिमेन्स जो डेड हो जाते हैं उनको डिकम्पोज करके ये उससे अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये हो गए बायोटिक। कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, ओमनी, और इधर दूसरा था अबायोटिक। तो प्राइमरली इकोसिस्टम ऐसे वर्क करता है। अगर हम एनवायरनमेंट देखें तो इसको और एलैबोरेट करें तो बायोटिक में मैन, एनिमल, ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन, पैरासाइट, सिम्बायोन्स, ये सब आ जाएंगे। अबायोटिक में वाटर, एनर्जी, रेडिएशन, फायर, टेम्परेचर, ग्रेविटी, गैसेस, सॉइल, जियोलॉजिकल सबस्ट्रेटम, टोपोग्राफी। तो ये कंपोनेंट्स हो गए एनवायरनमेंट के, अबायोटिक एंड बायोटिक। अब एक बात आती है कि इकोसिस्टम में हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे स्पीशीज कंपोजिटर हुआ। स्पीशीज कंपोजिटर क्या हुआ? हमेशा शब्दों में देखना चाहिए। कंपोजिटर मतलब यहाँ कंपोजिशन है, प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज की कंपोजिशन है। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ये लेयर्स होता है, ऐसे लेयर्स। जैसे आप अमेजोन फॉरेस्ट जाओ, वहाँ पे ऐसे आपको स्ट्रैटिफाइड मिलता है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में स्ट्रैटिफिकेशन मिलता है, वर्टिकल लेयर्स है। कुछ ट्रीज टॉल होते हैं, कुछ कम होते हैं, फिर नीचे ग्राउंड्स में भी बहुत सारे प्लांट्स एंड प्लांट्स हो जाते हैं। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है, स्ट्रैटिफिकेशन। स्पीशीज कंपोजिटर क्या होता है? बहुत सारी स्पीशीज इकोसिस्टम में है। स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट, ये 2 टर्म होते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है कितना बायोमास है, अमाउंट। बायोमास कैसे बना था? प्रोड्यूसर्स थे, सनलाइट, एनर्जी, केमिकल एनर्जी, तो बायोमास बना, बायोमास। अमाउंट ऑफ बायोमास कहलाता है स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग स्टेट कहलाता है अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो बायोमास हुआ स्टैंडिंग क्रॉप, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हुआ स्टैंडिंग स्टेट। तो हमने टर्म्स देखे, कंपोजिटर, स्ट्रैटिफिकेशन, क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट। तो ये क्या हुए? स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम हुआ फॉलोइंग टर्म्स। अब 2 टर्म होता है, एक होता है प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? जैसे आप कितने घंटे पढ़ रहे हो और कितना आपने पढ़ा, तो दैट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बोलती है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, rate at which sunlight is captured by the producer for the synthesis of energy rich organic compounds. प्लांट्स हैं, सनलाइट को कैप्चर कर रहे हैं, उस सनलाइट को फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और केमिकल कंपाउंड्स बना रहे हैं,
है ना, इसको बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ बायोमास, प्लांट्स में भी बायोमास होता है। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, rate at which sunlight is captured by the producer for the synthesis of energy rich organic compound. So this is called productivity. Productivity. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, मतलब उसमें हम लॉसेस इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, अक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब इतने यूनिट में जितने ग्रीन प्लांट्स हैं और 1 घंटे में इन्होंने कितना प्रोडक्शन किया बायोमास का, तो वो कहलाएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये डिपेंड करता है क्लोरोफिल कंटेंट में, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़्यादा होना चाहिए, क्लोरोफिल कम है तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, अक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट्स, बट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और क्लोरोफिल पे डिपेंड होता है। तो ये ग्रॉस हो गया, बट इसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं। तो एनपीपी होता है रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्रिएटेड बाय फोटोसिंथेसिस, जीपीपी माइनस रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अदर लॉसेस, बिकॉज इससे एनर्जी लॉस हुआ है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस, तो वो हो गया एनपीपी। तो इस तरीके से प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जैसे हमने देखा ना, साइकिल ऐसे चलती है, जैसे ट्री है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह लिए, फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्रीन लीफ बना, ग्रीन लीफ से फॉल्स टू द ग्राउंड, फिर इसको इंसेक्ट्स कुछ खाएंगे, एनिमल्स खाएंगे, न्यूट्रिएंट और एनर्जी का ट्रांसफर होगा फूड वेब में। ये आगे देखते हैं। कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये लीव्स क्या होगी, मिट्टी में मिलेगी, फिर ये केमिकल एक्शन होगा, डिटीरियोरेट होने लग जाएगी। ये भी हो सकता है कि इसको कोई दूसरे एनिमल्स उसको यूज करेंगे, दूसरे कुछ फ्लोरा उसको यूज करेगा, पार्शली कंज्यूम करेगा, डिकम्पोजर जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया। फिर इसमें ये भी हो सकता है अर्थवॉर्म्स वगैरह, वो इनको फीड करेंगे। तो इस तरीके से ये रिच ऑर्गेनिक रिच सॉइल बन जाएगी, ह्यूमस कंटेंट बढ़ेगा यहाँ पे। फर्दर डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया सॉइल वगैरह से होगा, प्राइमरी कंपोनेंट में वो डिकम्पोज होगा और फिर वो वापस अपना साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सब होता है। इसको अपन आगे वाली क्लासेस में देखेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, अबायोटिक, बायोटिक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, और ये 4 कैटेगरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ओमनिवोर। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट ये होते हैं स्ट्रक्चर में स्पीशीज, स्ट्रैटिफिकेशन, स्टैंडिंग एंड स्टैंडिंग स्टेट एंड क्रॉप। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ग्रॉस एंड नेट, और ये इस तरीके से साइकिल है। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। तो देखो ये प्रोड्यूसर है, प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, इन्होंने बनाया, प्रोडक्शन किया, इनको फीड किया हर्बीवोर को फीड किया कार्निवोर ने, फिर सेकेंडरी कार्निवोर, लाइक दैट। तो ये एक जो लेवल हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। अब आपसे ये पूछा था लास्ट टाइम कि ट्रॉफिक लेवल में कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है, बिकॉज ज़्यादातर तो लॉस हो जाता है। ये ट्रॉफिक लेवल यूजुअली बहुत बड़े नहीं होते, 2, 3, 4 में एनर्जी फिर इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। तो दिस इज ट्रॉफिक लेवल। ओके, फूड चेन क्या होता है, ये सीक्वेंस होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, विच आर अरेंज्ड इन अ वे फूड इज पास्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर, वन टाइप टू सेकेंड, थर्ड। तो ये एक चेन बन गई, इसको फूड चेन बोलते हैं, वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ऑर्डर। ओके, अब फूड चेन 2 टाइप की होती है, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या थी, ये हर्बीवोर से स्टार्ट हो रही है। प्रोड्यूसर्स इसमें पहले ट्रॉफिक पे आते हैं, सन से वो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स फिर नेक्स्ट, लाइक दिस। इस तरीके से ये जो चेन है ऊपर की तरफ बढ़ती है। लेस एनर्जी फ्लो, मोस्ट ऑर्गेनिज्म डाई विदाउट हैविंग बीन ईटन। खाना नहीं मिलेगा तो मोस्ट ऑर्गेनिज्म डाई। कैटल ने ग्रासलैंड को किया, डियर ने फॉरेस्ट में गया, इंसेक्ट्स ने क्रॉप्स को खाया, ट्रीज ने बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिए। तो ये कहलाती है ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग। डेट्रिटस जस्ट उल्टा चलता है कि कोई एनिमल जैसे मर गया है ट्रॉफिक लेवल पे, अब एनर्जी फॉर द फूड कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स और डेट्रिटस, उसकी जो डेड बॉडी है उससे फिर ये न्यूट्रिएंट्स रिकवर करते हैं। फूड एनर्जी फ्रॉम वेस्टेज से बचता है। तो देखो आप कई बार वल्चर्स वगैरह होते हैं, ये डेड एनिमल्स को क्लीन करते हैं, तो इनको बोलते हैं ये नेचर की सर्विस भी कर रहे हैं। तो इससे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं, साइकिल पूल में वापस कंटिन्यू हो जाते हैं, बैक्टीरिया, अर्थवर्म्स वगैरह। तो एक हो गया ग्रेजिंग, प्रोड्यूसर से चला,
डेट्रिटस मतलब डेड से इस तरीके से चला। द आइडिया इज, जैसे हम बोलते हैं एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, ये बस वन फॉर्म टू अनदर ऐसे सर्कुलेट होती रहती है, मिनरल्स, कंपोनेंट्स एटसेट्रा। फूड वेब क्या होता है? फूड चेन में तो एक ही लेवल था, बट अब बहुत सारा इंटरकनेक्टेडनेस कर दो, दिस 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 दिस, तो ये एक जाला बन गया, मकड़ी के जाला टाइप। तो दिस इज कॉल्ड फूड वेब। फूड वेब ग्रासलैंड में जैसे प्रोड्यूसर है, ये इसको ये खाएगा, दिस दिस दिस, ऐसे करके एक बहुत जाल सा बन गया है, डिफरेंट एक दूसरे को फीड कर रहे हैं, तो ये हो गया फूड वेब। डिफरेंस क्या होता है? स्ट्रेट सिंगल पाथवे है तो फूड चेन, नंबर ऑफ फूड चेन्स अगर एक दूसरे से इंटरलिंक हो रही है तो फूड वेब। हायर ट्रॉफिक लेवल फेड करेगा सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है फूड वेब में। ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं इसमें, सेपरेट आइसोलेटेड फूड चेन्स होती है, इसमें सब जो होता है एक स्टेबिलिटी ओवरऑल देखता है। फूड वेब इज गुड, इससे पूरा इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल नज़र आता है। प्रेजेंस ऑफ फूड वेब से जो इंक्रीज होती है स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। इसमें एडेप्टेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस वगैरह नहीं है, फूड वेब में ये बढ़ता है बिकॉज कॉम्पिटिशन, एवरीबडी इज ईटिंग एवरीवन एल्स। लाइक जैसे ये लायन है, लायन जीब्रा भी खा लेगा, लायन दिस सम अदर रैबिट भी ले सकता है, डियर भी ले सकता है। सो दिस इज फूड वेब। डिफरेंस यही याद रखना है, फूड चेन एक लीनियर चेन है, फूड वेब में सब जिग जैग ऐसा दिस बना हुआ है, फूड चेन एंड फूड वेब। तो ये समझ में आ गया हमें, ट्रॉफिक लेवल, ग्रेजिंग डेट्रिटस, फूड वेब और फूड चेन एंड फूड वेब। अब हम आते हैं पॉलिटी में। ओके, अब फीचर्स ऑफ एक्ट हमने 1813 लास्ट टाइम देखा था। लास्ट टाइम हमने देखा था मोनोपोली ऑफ कंपनी जो है उसको ख़त्म करना था, ब्रिटिश मर्चेंट्स जो थे उसको हटाना था, ताकि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ये नहीं कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही पूरा इंडिया पे कैप्चर कर रखा है, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक प्राइवेट कंपनी है। तो मोनोपोली ऑफ कंपनी ख़त्म करने की यहाँ पे बात हुआ। सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन बोला कि अब ब्रिटिश क्राउन अपनी सोवरेनिटी दिखाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया, एनलाइटनिंग द पीपल। वेस्टर्न एजुकेशन पे फोकस किया, ऑल्दो ये जो फंड है बहुत टाइम तक यूटिलाइज नहीं होगा। लोकल गवर्नमेंट को बोला टैक्सेस लगा सकते हैं, पनिश भी कर सकते हैं अगर टैक्सेस नहीं हुए। तो ये 5 बातें लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी 1813 में। अब उसके 20 साल बाद होते हैं तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है। अब क्या है, हमने पहले देखा सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सारी जो ब्रिटिश पॉलिसीज है वो सेंट्रलाइजेशन कर रही है ब्रिटिश इंडिया में। तो अब क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएगा, इसमें सिविल मिलिट्री पावर सारी आ जाएगी। फर्स्ट टाइम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अब वो बोलेगी पूरी टेरिटोरियल एरिया जो है वो ब्रिटिश इंडिया है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये बनेगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद क्या होता है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर जो होती है वो छीन ली जाती है, सेंट्रलाइजेशन करना है हमें, और ये चीजें दे दी जाती है एंटायर ब्रिटिश इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, मतलब बंगाल वाले को। लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स जो है वो रेगुलेशंस थे, और अब जो हो गए हैं वो कहलाएंगे एक्ट्स। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, वो जमाना गया, अब हम सीधा एक्ट्स पे आ जाएंगे। एक्ट्स, एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी एंड हो जाएगी, अब ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेगी। कंपनी की जो टेरिटरी है अब वो सीधा सीधा इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, हिज हेयर एंड सक्सेसर हो जाएगी। तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को अब खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया गया है। 1833 में ओपन कंपटीशन स्टार्ट होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओपन कंपटीशन स्टार्ट होगा सिविल सर्वेंट्स वगैरह के लिए। इंडियंस शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी, ये कहा गया था, बट ये चीज़ आगे बढ़ेगी नहीं, इसमें अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। सो द पॉइंट इज, यहाँ 1833 में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई। पहला तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बॉम्बे एंड मद्रास का लेजिस्लेटिव पावर छीन लिया, अब ये सब गया बॉम्बे और मद्रास चले गए बंगाल के पास, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और अब लॉज जो हैं वो एक्ट्स कहलाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी अब कमर्शियल बॉडी खत्म हो गया, नहीं है, और अब सारा जो इंडिया है वो अब ब्रिटिश क्राउन के अंदर है। सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन आया, बट ये आगे चलेगा नहीं। तो ये 4 बातें याद रखनी है 33 की, और ये बातें याद रखनी थी 13 की। इसके अलावा एक और बताओ, जो मोनोपोली है वो कम्प्लीटली खत्म हो गई। इससे पहले क्या था, मोनोपोली 2 चीज़ में खत्म हुई थी, सब में खत्म हो गई थी एक्सेप्ट 2 थिंग्स। वो 2 चीज़ कौन सी है, हमने पढ़ा था ना, चाइना टी, कौन सी 2 चीज़ है। तो अब
ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करने का प्लान हो गया है। ओके, तो ये 33 हो गया। अब 20 साल बाद अपन 1853 को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दिस इज 1813, 1833 से डरना नहीं है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, पीडीएफ में क्विकली शेयर करूंगा, ये चीज़ें याद हो जाएगी। अब क्विक फैक्ट्स देखते हैं अपन। विच स्टेट एंजॉयज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर पहला स्टेट राज्य कौन सा बना था? आंध्रा। इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों है? बिकॉज एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी इन पर्टिकुलर किस हाउस के लिए रेस्पॉन्सिबल है? आंसर, पार्लियामेंट में भी किस हाउस के लिए? एग्जीक्यूटिव। कौन से शेड्यूल में बाउंड्रीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है? फर्स्ट। किस शेड्यूल में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, जज, सुप्रीम कोर्ट एटसेट्रा का सैलरी अलाउंसेस वगैरह दिया हुआ है? किस शेड्यूल में है? सेकेंड शेड्यूल में। शेड्यूल 7 क्यों इंपॉर्टेंट है? वैसे तो सारे शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, बट ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में दिया हुआ है। सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। आर्टिकल 262 क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे डेक्कन में हम देख रहे हैं ना, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, तो जो भी ऐसा डिस्प्यूट है वो सॉल्व बाय पार्लियामेंट होगा। पार्लियामेंट, आर्टिकल 262। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 356 क्या बोलता है? प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। तो एक होता है 352, 356, 360 और 365। तो 356 और 365 में क्या डिफरेंस होता है आप बताओ? ये तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, ये नेशनल इमरजेंसी हो गया। 356 और 365, 356, 365 में डिफरेंस। किस आर्टिकल में अमेंडमेंट लिखा है? 368। 10th शेड्यूल में क्या है? प्रोविजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ये किस नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है? 10th शेड्यूल। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा? आंध्रा, एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट, फर्स्ट शेड्यूल में बाउंड्री, सेकंड में सैलरी, 7th में स्टेट सब्जेक्ट, सेंटर एंड कॉन्करेंट। 262 में पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटर है, स्टेट इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल, 368 अमेंडमेंट और ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। कौन सा शेड्यूल है? 10th शेड्यूल है। किस सीएए में आया था? आंसर। अब बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री का। तो इंडियन हिस्ट्री हम कैसे जानेंगे कि इंडियन हिस्ट्री क्या है? वैसे जो हिस्ट्री होती है, व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री मतलब पास्ट में कोई इवेंट हुआ है, उसको आज हमें बताया जा रहा है, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, लाइक दैट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हिस्ट्री? जो चीज़ हमें बताई जाएगी वही हिस्ट्री है हमारे पास। तो सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने बोल दिया लाइक दैट, उसका कंफर्मेशन करना पड़ता है, प्रूफ्स देखने पड़ते कि दिस इज द ट्रूथ। अदरवाइज हिस्ट्री को बोलते हैं कलर करना। आर्काइवल मटेरियल होता है, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन रिपोजिटरीज। ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आजकल इस टाइप के सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, फैक्ट बेस्ड की बजाय प्रीलिम्स में ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। आर्काइवल मटेरियल क्या होगा कि प्राइवेट, फॉरेन रिपोजिटरी वगैरह है, प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, मद्रास, जुडिशियल रिकॉर्ड है, मतलब आर्काइव है, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करते हैं। सरकारी काम में पेपर वर्क बहुत चलता है, आर्काइव्स। सो दीज आर द आर्काइव। प्राइवेट आर्काइव हो सकता है किसी फैमिली या किसी ने राइट किया था, फैमिली जो बिजनेसमैन थे वगैरह उस टाइम के, तो उन्होंने जो आर्काइव बनाया वो हो सकता है। फॉरेन रिपोजिटरी हो सकता है, फॉरेन से कोई ऑफिसर्स आए थे, रिकॉर्ड ऑफिस था लाहौर एटसेट्रा इधर का, वो हो सकता है। बायोग्राफीज एंड मेमोयर्स हो सकता है, ट्रेडर्स का, जैसे हमने इब्न बतूता पढ़ा था, कितने सारे फॉरेन ट्रैवलर्स पढ़े थे लास्ट टाइम, वो सब हो सकता है। न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स भी हो सकते हैं उस टाइम पे, लिटरेचर, पेंटिंग क्या बता रही है, ओरल ट्रेडिशन। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सोर्सेज कहलाती है। आर्काइवल, प्राइवेट आर्काइव, फॉरेन रिपोजिटरी, बायोग्राफीज एंड मेमोयर एंड न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स पब्लिश्ड, ये सोर्सेज हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। ऑलराइट, अब मॉडर्न हिस्ट्री में ही देखें तो अभी अमृत महोत्सव चल रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का। क्लियर कट लिखा हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल और अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है, इससे सवाल आएंगे। अमृत महोत्सव सीरीज का ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जैसे लाला हरदयाल जी, अब रिवॉल्यूशनरी थे, पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ का मीनिंग बताइए, ये मैंने कई बार बताया है, पॉलीमैथ क्या होता है। फ्रीडम फाइटर भी थे। अब श्याम जी, कृष्ण जी, वर्मा जी और भीखा जी खामा जी के साथ आपने काम किया था इंडिपेंडेंट मूवमेंट में। आपने प्रेस्टिजियस ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप भी, करियर इन इंडियन सिविल सर्विसेज भी टर्न डाउन किया सो दैट आप इंडिया के लिए काम कर सकें। आर्टिकल्स लिखे लीडिंग न्यूज़पेपर इंडियन इंडिपेंडेंस में,
गदर पार्टी, दिस इज इंपॉर्टेंट, गदर पार्टी में आप पार्टिसिपेंट थे, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। आपने डायस्पोरा, फॉरेन में आपका ज़्यादा काम है लाला हरदयाल जी का, डायस्पोरा को आपने फ्रीडम मूवमेंट के लिए अट्रैक्ट किया, फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व किया, तो दिस इज लाला हरदयाल। ओके, ये हिंदी में भी है। अब हम देखते हैं एक सवाल इकोनॉमी में कंटिन्यूसली आ रहा है कि नेचर ऑफ इकोनॉमी क्या है। आज की डेट में जैसे यूक्रेन क्राइसिस क्या होगा, नोबडी नो। इकोनॉमिक सर्वे की भी बहुत सारी चीज़ें, अगर यूक्रेन क्राइसिस आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो वो जंग हो जाएगी। इस चीज़ में हमें बेसिक्स ज़्यादा पता होना चाहिए, कैरेक्टर पता होना चाहिए इंडियन इकोनॉमी का। दो टर्म होते हैं, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, हाई पर कैपिटा इनकम होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होता है, नेशनल इनकम ज़्यादा होती है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा होता है, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होता है, कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। अपने ब्रेन में लेट अस इमेजिन यूएसए। अब देखो यूएसए में पर कैपिटा ज़्यादा है, स्टैंडर्ड बड़ा है, नेशनल इनकम ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा है, इंडस्ट्री ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, कंजम्पशन भी ज़्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, सोशल इक्विटी, जेंडर इक्वालिटी, लो लेवल ऑफ पॉवर्टी, ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस। अब ये हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें होना चाहिए, बट यूजुअली ये होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। अंडर डेवलप्ड में क्या होता है, लो पर कैपिटा हुआ इनकम, लो लेवल ऑफ लिविंग हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर ज़्यादा है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C, प्रोडक्टिविटी कम है, टेक्नोलॉजी नहीं है, वेलफेयर नहीं है, फॉरेन ट्रेड नहीं है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स हम ज़्यादा हैं, हम सेकेंडरी नहीं है, हम आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं और मशीन्स को इंपोर्ट करते हैं, तो दैट इज़ वाई अंडर डेवलप्ड। व्हील इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पीएम गति, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, डुअलिस्टिक इकोनॉमी है, इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट है। तो ये क्या हुए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। एमसीक्यू कैसे बनेगा, इनमें से कौन सी चीज़ें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को दिखाती है, तो ये सारी चीज़ें दिखाती है। डेवलप्ड को क्या दिखाती है, ये दिखाती है। ओके, अब इंडियन इकोनॉमी स्पेसिफिकली बात करें तो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है, इमर्जिंग मार्केट है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, फास्ट ग्रोइंग भी है, सर्विस ज़्यादा है हमारे यहाँ, मैन्युफैक्चरिंग कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है, अर्बन एरिया में रैपिड ग्रोथ है, मैक्रो इकोनॉमी इंडिया की अभी भी स्टेबल है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड से आप क्या समझते हैं बताइए, डेमोग्राफिक डिविडेंड। वीकनेस क्या है, पॉपुलेशन। अब इसको वीकनेस भी एज सच नहीं बोल सकते, दीज आर ऑब्जेक्टिव टर्म्स। पॉपुलेशन अगर स्किल्ड हो जाए, वेल क्वालिफाइड हो जाए, तो ये तो स्ट्रेंथ है हमारी। इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी तो है, एसेंशियल गुड्स महंगाई है, इंफ्रा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी भी टू सम एक्सटेंट है। 5G अभी तक हमारे यहाँ फुल फ्लेज नहीं आया है, तो ये कुछ वीकनेस हुआ। अब इसी से बेस्ड आपको डिस्क्रिप्टिव कोई एक एमसीक्यू बन जाएगा। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स जो हमें पता होना चाहिए। दैट इज वाई अपन अर्ली इन अवर सीरीज इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कुछ टाइम पे ये लगातार स्टैंड्स बने हुए हैं कि आरबीआई अकोमोडेटिव है, न्यूट्रल है, हॉकिश है या कैलिब्रेटेड है। तो सी, अकोमोडेटिव का मतलब होता है सेंट्रल बैंक जो है वो एक्सपैंड कर रहा है मनी सप्लाई, ज़्यादा पैसा मार्केट में फेंक रहा है, बूस्ट कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ को। सेंट्रल बैंक अकोमोडेटिव में कट कर रहा है इंटरेस्ट रेट, सस्ता मनी मिल रहा है आपको, रेट हाइट अभी नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, सेंट्रल बैंक एकोमोडेटिव पॉलिसी कर रहा है, बिकॉज अभी इकोनॉमी तो हमारी पिटी हुई है कोविड-19 के कारण, इसको रिकवर कराना है, हमें पॉलिसी सपोर्ट देना है। तो इन्फ्लेशन अभी हमारा फोकस एरिया नहीं है, अभी फोकस एरिया केवल ग्रोथ है। तो इजी मनी सप्लाई है और ये अकोमोडेटिव। प्रॉब्लम क्या होती है, इन्फ्लेशन आजकल बढ़ने लग गया है, 6.03 पे पहुंच गया। एमपीसी का लिमिट क्या होता है, टेल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इन्फ्लेशन लिमिट। अब ब्रैकेट होता है एक्चुअली। न्यूट्रल क्या होती है, मतलब ना तो कट है ना इंक्रीज है, प्रायोरिटी इन्फ्लेशन ग्रोथ दोनों पे है और एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो पहला अकोमोडेटिव, ग्रोथ, इन्फ्लेशन इज नॉट अ कंसर्न। न्यूट्रल में दोनों। हॉकिश में ये लगता है कि अब तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने लग गई, तो बाज की तरह उसको नीचे करो, तो हॉकिश स्टांस हो गया। हाइक होगी इंटरेस्ट रेट, मनी महंगा हो जाएगा, मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी, लोगों के पास पैसे कम होंगे, पैसे कम होंगे तो उनके पास सामान खरीदने के पैसे कम होंगे, डिमांड कम होगी,
तो हॉकिश स्टांस। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रहा था, अब डिमांड कम कर दी तो इन्फ्लेशन भी अपने आप कम हो जाएगा। तो हॉकिश मतलब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होता है, टाइटन कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। बोरोवर्स जो हैं दिस फाइनेंशियल सिस्टम में क्या है, मनी का थोड़ा फिर अभी फ्लो कम हो रहा है। बैंक्स इंक्रीज कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, बोरोवर्स भी करेंगे। कर्ब्स डिमांड इन द फाइनेंशियल सिस्टम, डिमांड को हम कम कर रहे हैं, तो ये हो गया हॉकिश। कुछ टाइम बाद हॉकिश होने वाला है, बट अगेन कंडीशंस अप्लाइड यूक्रेन में क्या होता है। तो ये था अकोमोडेटिव, न्यूट्रल, हॉकिश। कैलिब्रेटेड क्या होता है, ये शक्तिकांता दास साहब बोलते हैं। ड्यूरिंग द करंट रेट साइकिल अ कट इन द रेपो रेट इज ऑफ द टेबल, रेट हाइक विल हैपन इन अ कैलिब्रेटेड मैनर, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसको देखेंगे। तो दिस इज कैलिब्रेटेड मैनर। सेंट्रल बैंक मे नॉट गो फॉर अ रेट इंक्रीज इन एवरी पॉलिसी मीटिंग, बट ओवरऑल पॉलिसी स्टांस जो है वो अब थोड़ा रेट हाइक करने का टाइम आ गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। तो दिस इज कैलिब्रेटेड। अब इसमें भी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सेग्रीगेशन होता नहीं है, कई बार हम मिक्स कर देते हैं अकोमोडेटिव हॉकिश को, अकोमोडेटिव कैलिब्रेटेड को, बट बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, अकोमोडेटिव, न्यूट्रल, हॉकिश एंड कैलिब्रेटेड। ओके, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हमें टिप्स पे याद होने चाहिए। SDG 17 होते हैं, ये ब्लूप्रिंट है सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है आप बताओ। तो ये ब्लूप्रिंट है फ्यूचर का ब्लूप्रिंट। ये 17 क्या है, पोवर्टी नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए, हंगर नहीं, भुखमरी नहीं, गुड हेल्थ और वेलबींग सबको देना है। नो पोवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये पहले 3 हुए। एजुकेशन सबको देना है, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए। 4, 5, 6। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मिलनी चाहिए, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रा होना चाहिए। 7, 8, 9। इनइक्वालिटी को दूर करो, सस्टेनेबल सिटीज बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 में देखा, कम्युनिटीज एंड सिटीज को सस्टेनेबल बनाओ। कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को रेस्पॉन्सिबल करो, गो ग्रीन, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज। तो ये हो गए 10, 11, 12। 13 हो गया क्लाइमेट, 14 हो गया लाइफ बिलो वाटर मतलब ओशियंस एंड ऑल, एक्वा, लाइफ ऑन लैंड हो गया 15। क्लाइमेट एक्शन, बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन 16 एंड पार्टनरशिप्स फॉर द गोल हो गया 17। तो ये सारी चीज़ें होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसको एक बार और लिख के याद करिएगा, ये सब याद हो जाएगा SDG। अब बात करते हैं लेक का। तो ये लोकटक लेक है, ये मणिपुर की बहुत फेमस लेक है, इसमें से फुमडीज होती है, फ्लोटिंग होती है इस टाइप से। तो ये लार्ज बट श्रिंकिंग फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर लेक है, इसमें स्वैम्प लैंड्स हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स मिल रही है, फ्लोटिंग मैट्स है यहाँ पे जिसको फुमडी बोलते हैं, वीड्स कवर्ड विद सॉइल है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है यहाँ का। व्हाट आर दीज आर फुमडीज, फ्लोटिंग है ये। तो ये हो गई मणिपुर की लोकटक लेक। 3-4 बार ये सवाल पूछा गया है। यहाँ क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये मिलता है मणिपुर का ब्रो एंटलर्ड डियर, हॉन्ग डियर, रेड जैस्पर बर्ड, ये सब चीजें यहाँ पे। दिस डियर, डांसिंग डियर भी बोलते हैं इसे। डांसिंग डियर क्यों बोलते हैं आप बताओ, डांस करता है क्या ये। दिस इज एंडेंजर्ड, ये एंडेंजर्ड है यहाँ पे। तो स्पीशीज भी बहुत है। प्रॉब्लम क्या है, थ्रेट तो ये है कि हाइड्रोलॉजिकल रिजीम बदल रही है, इन्वेजिव स्पीशीज है, पॉल्यूशन आ रहा है, रिजीम फ्रेगमेंटेशन, सिल्टेशन आ रहा है, तो पानी उथला हो रहा है, अनसस्टेनेबल वाटर ऑब्स्ट्रक्शन। वैल्यूज क्या है, क्लाइमेट रेगुलेशन, कार्बन सिंक है बहुत बड़ा वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, इससे डायरेक्ट सवाल आएंगे। कार्बन सिंक हुआ, कल्चरल स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है, फिशरीज है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी मिल रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, लाइफ साइकिल मेंटेनेंस हो रहा है, मेडिसिनल और ऑर्नामेंटल रिसोर्सेज हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स, फ्लड बफर काम करता है, बाढ़ नहीं आती। एक्चुअली ये बफर की तरह, बहुत एक्स्ट्रा पानी आया ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फ्लड बफर हो गया। साइंटिफिक एजुकेशनल इंपॉर्टेंस है, टूरिज्म है, एनर्जी प्रोडक्शन है, वाटर प्यूरिफिकेशन। तो दीज आर द वैल्यूज एंड बेनिफिट्स। और ये थ्रेट्स। तो आज हमने क्या पढ़ा, लोकटक लेक, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पॉलिसी स्टैंड्स ऑफ RBI, अकोमोडेटिव, न्यूट्रल, हॉकिश एंड कैलिब्रेटेड, इंडियन इकोनॉमी, डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड, लाला हरदयाल जी, ये इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज, ये फैक्ट्स हैं पॉलिटी के, और 1833 एक्ट एंड 1813 एक्ट। फिर हमने पढ़ा वेब्स क्या होती है, चेन क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, एंड क्विक फैक्ट्स। सो दिस इज क्लास नंबर 5. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.